हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, एमटीपी हमारा दिसंबर एग्जाम के लिए ऑलरेडी आ गया है। टैक्सेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और इस चीज़ को लेकर भाई हमारा क्वेश्चंस का लेवल क्या है, हम किस तरीके से पेपर अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो आपके चैनल पे आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एमटीपी के सॉल्यूशन के बारे में। ओके, जो कंटेंट हमारे एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने दिया है, अभी तक इनके सजेस्टेड आंसर नहीं आए हैं, तो उससे पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आएंगे फ्यूचर में तो ज्यादा क्लैरिटी हमें उसके बारे में फिर फ्यूचर में मिल जाएगी। बहरहाल क्वेश्चंस क्या हैं, किस किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने हैं, उस चीज को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि मैंने अपनी मेन क्लास में भी आपको बताया था, मेन क्लास से मेरा मतलब है जो हमने फर्स्ट वीडियो एमटीपी की निकाली, कि हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि जो पेपर का लेवल हमारे एमटीपी ने दिया है उससे बेहतर रहने वाला है। ठीक है, करंट रिजल्ट को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से, इस पर्टिकुलर पेपर के लेवल से ऊपर की रखनी है। ओके, चेंज क्या हुआ है वो भी ऑलरेडी आपको पता है कि सर सेक्शन ए सीरीज में जो काफी बड़ा अमाउंट था आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, एमसीक्यूज, सॉरी माफ कीजिएगा, मैच द फॉलोइंग का, वो ट्रू फॉल्स का वो हटा दिया है, सिर्फ एमसीक्यूज को टारगेट करा गया है। ओके, आइए एक बार जरा पैटर्न देखते हैं फटाफट से और इनके सॉल्यूशन जो रिस्पेक्टिव वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन ए में दोस्तों, जैसा कि हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें इशारा कर रहा है किसकी तरफ? सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जो हम अपने लॉसेस का करते हैं। तो इसमें सूरज हैड अ लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में यहां पर 2.5 लाख रुपए का जो लॉस है वो हमें देखने को मिल रहा है सूरज का, और सैलरी जो है ऑब्वियसली वो 4 लाख रुपए की है। उनकी टोटल इनकम जो है हमसे पूछी गई है कि टोटल इनकम क्या होगी। सर अगर हम दोनों को क्लब कर देते हैं तो 1.5 लाख रुपए हमारी आ रही है, और 1.5 लाख रुपए के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमें ध्यान रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी जब दूसरे घर जाएगी, ठीक है, दूसरे घर वो सारा का सारा अमाउंट नहीं ले जा सकती, वो ले जा सकती है अप टू द मैक्स ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए तक का ही लॉस हाउस प्रॉपर्टी का अदर हेड्स के साथ एडजस्ट हो सकता है। तो 2 लाख 4 लाख के साथ एडजस्ट होगा, 2 लाख यानी कि बी हमारा आंसर होगा। दैट इज द टोटल इनकम ऑफ सूरज। एंड यस ऑब्वियसली इस सिचुएशन में अगर हम देखें, जो 50,000 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो आपका आने वाले ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी 4 लाख दिया हुआ था, तो इट इज क्लियर्ड, हम ये मानेंगे कि ये इनकी नेट सैलरी है आफ्टर अटेम्प्टिंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ओके, सो 2 लाख इज आवर आंसर। उसके बाद विमल हैज एक्वायर्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और उनकी डेट दी गई है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की डेट दी गई है 31 दिसंबर 2022। ठीक है, What is the amount of depreciation allowable for the assessment year 23-24? तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में अगर क्वेश्चन में कोई रेट ना बताया जाए तो हम जानते हैं कि सर इसको हमारे सेक्शन 32 के प्रोविजन से 15% माना जाएगा। और क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी है और बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, यूज कहां पर हो रहा है कहां पर नहीं हो रहा है वो नहीं बताया गया है, तो हम ये मानेंगे कि इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो भी एप्लीकेबल होगा, एंड दैट इज व्हाट सर 20%। तो 15%, 20%, 35%, 2 लाख का 70,000 रुपए आ जाता है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें यहां पर 31 दिसंबर 2022 देखना है, और यहां पर सर डेज ऑब्वियसली अगर मैं दिसंबर 31 को ही पुट टू यूज मानूं, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसी को पुट टू यूज मानना है। 3 महीने निकल के आ रहे हैं, तो 3 महीने कहीं 92 डेज के आसपास बैठेंगे, तो यहां पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा रिस्पेक्टिव दोनों का। ये घटकर आपका 7.5% लगेगा और ये घटकर आपका 10% लगेगा। तो ऑब्वियसली सर ये 15,000 रुपए आ रहा है और ये हमारा आ रहा है कितना? 20,000 रुपए। सो 35,000 इज द टोटल डेप्रिसिएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32, और ए हमारा यहां पर आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें, दोनों क्वेश्चन जो थे हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मैनर में नहीं है, कुछ छोटी सी चीज क्वेश्चन में छिपी हुई है, उसके बिहाफ पे आपको एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद अमन एज दे रखी है 1,50,000, ये भी अच्छा क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया, मतलब एमसीक्यूज में दिया। 150 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर, जिसकी एज है 62। अमन की एज है 54 एंड ही गेट रीइंबर्समेंट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर अप टू ₹80,000। ओके जी,
व्हाट इज द अमाउंट डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 80DDB? 80DDB में हम जानते हैं कि ये जो हमारी डिडक्शन है दोस्तों, वो 40,000 और 1 लाख रुपए तक की है, दो अलग अलग केसेस में। ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000, अगर सीनियर सिटीजन कोई एक भी हो जाता है खुद या जो डिपेंडेंट है, तो ये डिडक्शन बढ़कर 1 लाख रुपए की हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब ऑब्वियसली क्योंकि खर्चा 1.5 लाख रुपए करा हुआ है, तो मैक्सिमम एलिजिबल डिडक्शन इज ₹1 लाख, क्योंकि भाई सीनियर सिटीजन है। ओके, तो 1 लाख की मिल जानी चाहिए, लेकिन उसमें से 80,000 रुपीज उसने रिम्बर्स करवा लिया है। तो जो डिडक्शन का अमाउंट है दोस्तों, याद रखिएगा, उसको हम यहां से माइनस करेंगे और 20,000 हमारी एलिजिबल डिडक्शन होगी। प्लीज ऐसे मत कीजिएगा कि सर मैंने 150 में से आपका 80,000 माइनस कर दिया तो मेरा सम आ गया 70,000। तो 70,000 1 लाख अप टू 1 लाख होता है, तो 70,000 की डिडक्शन मुझे मिल जाएगी नहीं। ठीक है, रिम्बर्समेंट को, मेडिकल कवरेज को हटाकर पहले डिडक्शन फाइनल करेंगे, व्हाट इज द डिडक्शन, और उसके बाद अगर कुछ रिम्बर्समेंट हुई है तो उसको फाइनल करा जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 20,000 हमारा आंसर रहेगा। अश्विन, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपने रेजिडेंशियल स्टेटस के करे होंगे एज पर सेक्शन 6। अश्विन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहली लाइन में बोल दिया उसने। 20 सितंबर को वो चला जाता है, और हम जानते हैं कि सर 20 सितंबर तक हमने इतनी बार काउंटिंग करी है, अराउंड 170 डेज के आसपास का सिनेरियो निकल के आता है। ओके, ही नेवर विजिटेड फॉरेन कंट्री, उससे पहले वो कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गया। अब इसी साल उसके 170 डेज हैं, तो 1A तो प्रूफ नहीं हो रही, हमारी कंडीशन 1A बेसिक कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही, और 1B हम देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? ऑब्वियसली पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो इंडिया छोड़कर गया है, तो इन द वेरी क्लियर कट केस, पहले केस में ये हमारा नॉन रेजिडेंट बन जाता है। ओके, इसके बाद रोहित अर्न्स मंथली सैलरी ऑफ 1,75,000। What is his tax liability if he has opted for section 115BAC? अब नॉर्मल स्लैब कैलकुलेशंस तो हमें आती हैं। 115BAC अक्सर हमारी छूट जाती है या थोड़ा सी अवॉइड हो जाती है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे आना चाहिए। हालांकि आपके एमटीपी में क्वेश्चन दिया है, तो ऑन रिक्वेस्ट बच्चों का एक अभी रिसेंटली वीडियोस में कुछ रिक्वायरमेंट भी थी कि सर 115BAC की एक प्रॉपर अलग वीडियो बना दीजिए प्लीज, अगर पॉसिबल हो। तो इतना ज्यादा कंटेंट नहीं है, होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो आपके चैनल पर यहाँ पर 115BAC की लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो उसका ओवरऑल कंटेंट हम तब समझ लेंगे। हाँ, इस एमसीक्यू को मैं भी करा देता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और मैटर करेगी कि आप कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो। ओके, जो हमारी 115BAC स्कीम है, ओके, ये दिसंबर 23 और जो आने वाला अटेम्प्ट है जून 24 या ऑब्वियसली दिसंबर 24, दोनों के लिए अलग अलग है। ओके, तो ये भी मैटर करता है कि आप स्टूडेंट कौन से हैं। जब मैं बात कर रहा हूं दिसंबर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, मेन हमारा अभी फिलहाल जो कंटेंट चल रहा है इनके अकॉर्डिंगली चल रहा है, बट अगर आप जून वाले हैं तो इस चीज का ध्यान रखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ओके, नॉर्मल स्लैब रेट सर हमें मालूम है 0 से 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 2.5 से जब हम जाते हैं 5 लाख पे तो 5% है, फिर 5 से 10 इमीडिएटली 20% होता है, और फिर 30% हो जाता है। ओके, ये हम जानते हैं, और इसमें कई सारे बेनिफिट डिडक्शंस के, एग्जम्पशंस के, ब्ला 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 मिलते हैं। लेकिन जो 115BAC की आपकी क्या नाम है, जो स्लैब रेट है वो क्या है, 0 से लेकर 2.5 लाख तक तो नील है, ये नॉर्मल रखा गया है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। और उसके बाद क्या करा गया है, जैसे 5 लाख से सीधा हम 10 लाख पर पहुंचते थे, वो यहां पर नहीं करा गया, वो आपका इस तरीके से लगातार बढ़ा है। ठीक है, 2.5 लाख से जो इनकम है वो बढ़ रही है, और 5% से टैक्स रेट जो है बढ़ रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा सर? तो इसमें दोस्तों ये 12.5 लाख रुपए तक हम पहुंच गए हैं 20% के हिसाब से, और 12.5 से आपका क्या नाम है 15 लाख रुपए, 2.5 लाख से बढ़ा 25%। ओके, एंड फाइनली उसके बाद ओवर 15 लाख ये कॉमन हो जाता है, ये 30% पे आ जाता है। ओके, ये स्लैब रेट चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक पर्टिकुलर असेसी ये वाली स्कीम सेलेक्ट करता है, ठीक, मैं फिर बता दूं,
दोनों के लिए अलग कंडीशन है। मैं पहले अभी आपको ये वाली एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं जून वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसका भी हिंट आपको देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई ये वाली स्कीम एक्सेप्ट करता है अपनी नॉर्मल वाली के बजाय, तो उसको कई सारी डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलता। उसमें बहुत सारी डिडक्शंस हैं। एचआरए की डिडक्शन उसके अंदर आती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की आती है, ट्रैवलिंग अलाउंस की आती है, इंटरेस्ट की आती है, बहुत सारी है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोनों में ये नुकसान रहता है कि अगर आप ये वाली लेते हो तो आपको कई सारे डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। कुल मिलाकर ये वाली स्कीम उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनके घर में कमाने वाले कम है और खाने वाले बहुत सारे हैं, मतलब वो सेव नहीं कर सकते, सेविंग नहीं कर सकते। बहरहाल, हाँ, दूसरी चीज, इस स्कीम को सेलेक्ट करना होता है या कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका पुराने असेसमेंट ईयर का आएगा ना। जून 2024 में असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा। असेसमेंट ईयर आएगा 22-23 का, सॉरी माफ कीजिएगा 23-24 का। तो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अगर आपने कोई भी स्कीम सेलेक्ट नहीं करी, ये नहीं बताया कि हम कौन सी स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो डिफॉल्ट स्कीम ये वाली है, ये वाली मान ली जाएगी। इसमें स्लैब रेट भी चेंज हुआ है, वो 3 लाख का बनाया, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख चेंजेस हैं। मैं अभी नहीं कंफ्यूज करना चाहता उस चीज में, बट हाँ, मेरा मेन फोकस यही है। दिसंबर में एग्जाम देने वालों की भी यही क्या नाम है, ये क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि सर वो हमने बहुत सुना इसके बारे में, वो 0 से 3 लाख कर दिया और 3 से 6 कर दिया। वो नहीं है भाई, आप लोगों के सिलेबस में वो नहीं है। आपके सिलेबस में जो असेसमेंट ईयर है वो आपका 23-24 है, ठीक है। वहां पर 23-24 प्रीवियस ईयर है, 24-25 असेसमेंट ईयर होगा। तो आप लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बहरहाल, अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है, तो मेरे ख्याल से कितना बताया था सैलरी सूरज जी की, नहीं रोहित जी की, 1,75,000। तो 175 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 से, अरे बाप रे, 21 लाख रुपए आ रहा है। 175 मल्टीप्लाई बाय 12, 21 लाख रुपए आ रहा है। सो 21 लाख इज द टोटल सैलरी। चलिए स्लैब रेट लगाइए। स्लैब रेट आई एम श्योर आप लोगों को लगाना आता है। तो सर पहले 2.5 लाख पे 0 हो गया, अगले 2.5 लाख पे 5%, तो 2.5 लाख का 5% 12,500 रुपए। उसके बाद अगले 2.5 लाख पर 10%, तो 25,000 रुपए, ठीक है सर। उसके बाद अगले 2.5 लाख पर 15%, तो 12,500 बढ़ जाएगा, 37,500 सर। उसके बाद अगले 2.5 लाख पर 20%, तो 50,000 रुपए हो गया ऑब्वियसली, 12,500 से बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगले 2.5 लाख पे 25%, तो 62,500। और 6 लाख 15 लाख से ऊपर उनकी कितनी इनकम है, 6 लाख बची 21 लाख के हिसाब से, तो 6 लाख का 30%, एंड दिस अमाउंट कम्स टू आई एम श्योर 90% नहीं 1,80,000। तो आइए इन सारे के सारे टैक्स रेट्स को, अमाउंट को ऐड कर दीजिए। 12.5 50 1 लाख ही हो जाता है, 1,25,000। तो 1,25,000 प्लस 62,500 और 1,80,000। तो दोस्तों ये मेरा आ रहा है टोटल। मैं इसको यहां पर ही लिख देता हूं इस तरफ, 367,500। और ऑब्वियसली इसमें 4% का आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.04 से 383, यहाँ ये सी हमारा आंसर है। डीबी है क्या, हाँ नीचे भी कुछ है, पर बट द थिंग इज के हमारा आंसर ये आ रहा है 382,200, 3,82,200। ये हमारा बीएससी। इसको लेकर कंप्लीट एक वीडियो नेक्स्ट आ जाएगी आपकी, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, 6th पर आए तो पल्लवी एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया अर्न्स प्रॉफिट 12 लाख रुपीज, व्हाट हर एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द कंप्यूटेशन। तो आपने यहां पे देखा और आपने आंसर पे टिक लगा दिया, कितना 40%, ठीक है सर। 40, 35, 25 ये हमारा आइडियल रेट होता है। आपने यहां पे एक छोटी सी गलती कर दी, जल्दबाजी में गलती कर दी। इसका सही आंसर होगा ए, 60% ऑफ प्रॉफिट। वो क्यों, क्योंकि आपसे एग्रीकल्चर इनकम पूछिए बच्चे। ओके, आपसे अगर मैं बात करूं कि वो 40% का जो रेट है वो किसके लिए, वो बिजनेस इनकम के लिए, तो ऑब्वियसली जो 60% है वो एग्रीकल्चर होगा, है ना। तो आपसे एग्रीकल्चर पूछिए। द कंसेप्ट इज, सर रेट हमें याद है, रेट हमें आसानी से याद है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एग्रीकल्चर पूछा है कि बिजनेस इनकम पूछा है या नॉन एग्रीकल्चर पूछा है, उस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, हमारी सबसे फेमस डेफिनेशन कैपिटल एसेट की सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अंदर जो आती है, ये क्या कह रही है,
एग्रीकल्चर लैंड, हाँ सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, नॉन एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। देखो, कैपिटल एसेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो हमने अपनी क्लासिफिकेशन करी मेन क्लासेस में, 4 पार्ट में हमने एसेट्स को डिवाइड करा। उन 4 पार्ट्स में एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बताया गया है कि रूरल और अर्बन, रूरल नहीं होती, अर्बन कैपिटल एसेट होती है। तो कहने का मतलब अगर यहां पे नॉन एग्रीकल्चर लग जाएगा ना, तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में, इट विल बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया की, वो कैपिटल एसेट नहीं होती। तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में। हालांकि आपने पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर से आपके बिल्कुल अच्छे खासे रिलेशन होंगे इस वर्ड से। ओके, 8th क्वेश्चन एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का आता है। तो यहां पे बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हालांकि इसमें भी कई सारे पॉइंट क्लैरिटी देने वाले हैं, बट द थिंग इज के बाकी जैसे गवर्नमेंट है, जीटीए है, इंश्योरेंस कंपनीज है, इनकी काफी सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं होती। एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर हम जानते हैं इट्स रेग्रेसिव। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बर्डन ऑफ टैक्स कम होता है, बर्डन ऑफ टैक्स कम होता है, रेट कम नहीं होता। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव रहता है। ओके, उसके बाद जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो 6, अब कंफ्यूज मत होइएगा, हमने जल्दी जल्दी में 12% पढ़ा है, लेकिन यहां पे क्या मेंशन है? सेंट्रल टैक्स, मतलब यहां पे ये सीजीएसटी की बात कर रहा है। ओके, तो 6% हो गया। और एसजीएसटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसका भी 6% बनता है, तो टोटल 12% वाली कैटेगरी आ गई, जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड चार्ज में। ओके, तो नॉट पेड 12% हो तो सीधी सी बात है, आप जो है हमारे नॉर्मल चार्ज में आएंगे, फॉरवर्ड चार्ज में आएंगे। यहां पे नॉट वर्ड बोला है तो ऑब्वियसली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर इस पर टैक्स देना पड़ता है। ओके, ये सिंपल वाले हो गए। ये एक और जीएसटी का तो कंटेंट एमसीक्यूज में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल मैनर में दिया है, मतलब आप तुक्का भी लगाओगे ना, थोड़ा हिंट लेके, तो भी आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा आपका। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, सर जानते हैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, जो सप्लायर है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। बी इज द आंसर, फ्री सैंपल के। अगर मान लो पहले कर रखा होगा तो, अगर पहले कर रखा होगा तो बाद में उसने एज अ फ्री सैंपल बांटा, तो अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वापस से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके पे करना पड़ेगा। ओके ओके, व्हाट्स द थ्रेशोल्ड लिमिट इन द केस ऑफ पर्सन ऑफ, सर ये भी सिंपल है, 1.5 करोड़ रुपए है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी बोल रहा है तो 75 है। ओके, आ जाओ आगे आओ, और क्या है? हाँ जी, विशाल जी हैं आपकी तरह, ये सीएम में है, सीएम में बनने वाले हैं आप तो, और इनके बन चुके हैं। परचेज 3 लैपटॉप, 25,000 रुपए इज पेड एज जीएसटी फॉर ईच लैपटॉप इन हिज फर्म नेम। 2 laptop utilized in his office and another laptop is gifted to his sister. What is the amount of eligible ITC? तो obviously the capital asset used in the course of business or furtherance of business. सर बेसिक सी डेफिनेशन हम जानते हैं, तो 2 लैपटॉप हुए तो 25,000 का वो क्लेम कर सकता है। एलिजिबल बोला है ना, हाँ, तो 50,000 रुपए क्लेम करेगा। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में, कस्टम में नहीं करा रहा हूं, कस्टम के लिए आगे हम एक सीरीज चलाएंगे, तो इस बहाने आप थोड़ा सा कस्टम की तरफ जाएंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। चैनल पर ऑलरेडी पूरी की पूरी जो लिस्ट है कस्टम एक्ट की वो डाली हुई है मैंने, आप वहां से देखें। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी दोस्तों, आप लोगों का जिस तरीके से डिजाइन हुआ है, आप लोगों की एक और बड़ी समस्या रहती है कि हम यार सर इनकम टैक्स पे फोकस करें, जीएसटी पे फोकस करें या ना करें, टाइम कम है। हालांकि देखो, मैं अभी भी कहता हूं आपसे, समय आप लोगों के पास अभी भी, अगर आपने कंटेंट की शुरुआत करी है तो सफिशिएंट है, आप मैनेज कर सकते हैं दोनों के दोनों। लेकिन कई बार होता है ना कि सर हम फोकस किस पे करें, अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है वो इनकम टैक्स को बनाए, जीएसटी को बनाए। तो अब आपकी मर्जी है, किसको भी बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको कंटेंट कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो पेपर डिजाइन हुआ है, जो एमटीपी हमारे सामने आया है, उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऑब्वियसली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 7-7 जैसा कि है। ये इनकम टैक्स में ऐसा है, अकाउंट्स में मैंने सुना ऐसा नहीं है, बट मैं ऑब्वियसली इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, टैक्सेशन की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका डीटी से बना दिया, यानी कि इनकम टैक्स से, और ये क्वेश्चन आपका आईडीटी से बना दिया, जीएसटी या थोड़ा बहुत कस्टम से। तो एटलीस्ट आपकी दोनों में से कोई भी मतलब महारत है, इनकम टैक्स में है या जीएसटी में है, आप 50% क्वेश्चन तो वैसे ही अटेम्प्ट कर पाओगे। 50% एरिया तो आपका मिनिमम कवर हो ही जाएगा, चाहे आपको आईटी यानी कि इनकम टैक्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस है या जीएसटी में है। ओके, तो यहां पर ये एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए है,
और यहां पर आपका स्कोर करने का जो दायरा है ना वो और बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता और वो पूरा का पूरा ही आपको नहीं आता तो 0 हो गए ना मार्क्स। बट यहां पर यू हैव द ऑप्शन, यहां पर यू हैव द ऑप्शन, एक तो है ही सिक्योर आपका, दूसरे में भी कुछ अगर भगवान करे दोनों आपके अच्छे हो, बट दूसरे में अगर हाथ पांव भी मारेंगे तो वहां पर भी आपको स्कोरिंग अच्छी मिल जाएगी। ओके, बहरहाल रही बात क्वेश्चंस के लेवल की, ओके, ये एक थोड़ा चर्चा का विषय है हमारे सामने। इससे ऊपर की प्रैक्टिस करना, इससे ऊपर की प्रैक्टिस करना, बहुत ज्यादा सिंपल पैटर्न में आप लोगों का जो क्वेश्चन का कंटेंट है स्पेशली सेक्शन बी का वो बहुत सिंपल तैयार हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तो हमारी मेन क्लास में हमने एज इट इज करा हुआ है। 1/6 रिसीव्ड इन इंडिया, ये बस 1/3 है, वहां पे इतना फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ओके, हमें क्या बताना है कि तीनों सिचुएशन है OR, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे हम क्लास में करते हैं ना, OR, NOR और NR, ये 3 लोग हैं, इनके लिए क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड 1/6 रिसीव्ड इन इंडिया, तो इंडिया में कितने मिले, 1/6 मिले, यानी कि 5,000। तो ऑब्वियसली जो हमारे OR वाले भाई साहब है वो तो पूरे पर देंगे, लेकिन NOR और NR 5-5 पर देंगे। ठीक है, जो इंडिया में रिसीव हुआ उसी पोर्शन पर NOR आपका कवर होगा और NR कवर होगा। जो बच्चे क्लास जानते हैं, इट इज अ केस ऑफ 3B, जो हमारा टेबल है 3B का केस है। जर्मन बॉन्ड्स, वहीं का बिजनेस, वहीं की मेंटेनेंस, वहीं सब कंट्रोल कर रहे हैं, दैट्स इट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, सर इन इंडिया आपने बोल दिया तो इंडिया इज कनेक्टेड, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में पैसा, इंडिया से पैसा जा रहा है या इंडिया में पैसा आ रहा है, इंडिया जुड़ गया ना, वो टैक्स बिल्कुल लगाएंगे। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका बट रिसीव्ड इन इंडिया, वंस अगेन सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको टैक्स देना पड़ेगा। और वैसे भी एग्रीकल्चर इनकम अमेरिका की है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया माफ है, बाहर वाला नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट होगा। हाँ, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर इन अमेरिका खाली इतना लिखा होता और या फिर ये क्लैरिटी दी होती रिसीव्ड देयर, तो उस कंडीशन में सिर्फ OR टैक्स देता। क्यों, वंस अगेन इट इज द केस ऑफ 3B, वहीं का बिजनेस वहीं रिसीव हुआ, वहीं पर एक्री हुआ, तो इसमें NOR और NR टैक्स नहीं देते। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज द केस ऑफ 3B, सॉरी माफ कीजिएगा 3A, वहीं पर बिजनेस है, वहीं पर कमाया, वहीं पर एक्री हुआ, बट इंडिया से कंट्रोल होता है। जो पहले 2 भाई हैं वो टैक्स देंगे, NR नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो वहीं काम करने वाले हैं, अगर उन पर टैक्स लगाएंगे तो वो हमारी कंपनीज में काम नहीं करेंगे। ओके, यस, 5th केस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर बट कंट्रोल्ड फ्रॉम श्रीलंका, तो मतलब अगेन 3B केस बन गया, वहीं का बिजनेस वहीं की इनकम। तो भाई पहले वाला भाई जो है सिर्फ वो परेशान होगा, 80 इसको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी दोनों टैक्स नहीं देंगे। श्रीलंका नहीं है, इंडिया से बाहर है, इसको अपने कब्जे मत ले लेना तुम, ठीक है। यस, हमने कोई गलती तो नहीं की, ये नॉर्मल है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, उन दोनों ने टैक्स दिया, दैट्स इट, आप टैक्सेबिलिटी निकाल देंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 2B की बात करते हैं। 2B में जब हम देखें तो इस सिचुएशन में बड़ा सिंपल सा जो हमारा कंटेंट है वो आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक सैलरी आपकी पर मंथ हो गई तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सर 14,40,000 आ रहा है। एनुअल कमीशन एक बारी में दे रखा है, एनुअल बोनस दे रखा है, कैश गिफ्ट दिए हुए हैं, तो कैश गिफ्ट पूरे क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन है, कैश गिफ्ट हम यही मानेंगे कि ऑब्वियसली हमारा एम्प्लॉइज से मिले हैं, तो इस पर कोई एग्जम्पशन डिडक्शन की लिमिट नहीं होती, पूरा का पूरा 1.5 लाख टैक्सेबल होगा। ओके, एंड क्योंकि कैश गिफ्ट जो है वो पूरे तरीके से टैक्सेबल होते हैं। कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज 15% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, एम्प्लॉयर की तरफ से भी और एम्प्लॉय की तरफ से, तो RPF की कैलकुलेशन है। और रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज 30,000 रुपए पर मंथ। तो RFA की कैलकुलेशन है जिसमें अकोमोडेशन हायर्ड है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया जब हम बात करते हैं 15%। पहले तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 14 लाख कितना है, 14,40,000 का 15%, तो 2,16,000। तो एम्प्लॉई, ठीक है, ई 2,16,000 रुपए। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरा तो इसकी 80C में डिडक्शन दे देना, ठीक है। और 80C क्योंकि हम जानते हैं सर 1.5 लाख तक लिमिट होती है, तो वो लिमिट आपकी 1.5 लाख की अप्लाई हो जाएगी। दूसरी चीज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ऑब्वियसली इतने का ही है, 2,16,000 रुपए का ही है। लेकिन अगर हम देखें सर 15% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसने 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसने 15% करा है, तो एग्जेम्पशन निकाल लेते हैं। कितनी सर, 12% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या,
HRA वाली सेल यहाँ पे आप किया गया, बेसिक सैलरी, बेसिक पे, DA और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। यहां पर सिर्फ सैलरी है, क्वेश्चन में ना DA दिया गया है और कमीशन में साफ साफ लिखा हुआ है एनुअल कमीशन, तो इट इज नॉट ऑन सेल ऑब्वियसली। ठीक है, सेल हालांकि इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एनुअल वर्ड इज लाइक अ फिक्स कमीशन, तो क्लियर है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो 12% आप निकालेंगे 14,40,000 का दोस्तों, तो ये 1,72,000 आ रहा है। मैं पूरा सॉल्व करके डायरेक्टली लिख रहा हूं, 1,72,800 रुपीज। सो ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन दैम 2,16,000, 43,200 जो है आपका टैक्सेबल होगा। 43,200 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 3% एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल होगा। ओके, रही बात RFA की, सर वो भी सिंपल है इस केस में अगर हम देखें, क्योंकि रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर बोला है तो दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पहली हम कैलकुलेट करेंगे सर 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, ठीक है, और दूसरा हम करेंगे आपका रेंट कितना पे करा, रेंट पर बाद में आते हैं, पहले 15% ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं। 15% ऑफ सैलरी की जब बात करते हैं तो RFA में सैलरी सबसे बड़ी है सर, 7 चीजें जुड़ती हैं, उसमें से है क्या क्या सर, उसमें से सिर्फ सैलरी है 14,40,000, इसके अलावा इसमें हमारा एनुअल कमीशन, बोनस सारे जुड़ जाएंगे, कैश गिफ्ट, मॉनेटरी बेनिफिट की फॉर्म में आ गया तो बाकी सारे जुड़ जाएंगे, तो मैं एक साथ ही लिख रहा हूं 9,50,000, 9,50,000, और ओवरऑल मेरा यहां पे आ रहा है, आइए इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस, ये दोस्तों मेरा आ रहा है 3,58,500। ओके, और अगर मैं रेंट की बात करूं तो रेंट 30,000 रुपए महीना है, तो पूरे साल का 3,60,000 हो जाता है, तो माइनर सा ही डिफरेंस आया, कुछ ज्यादा नहीं आया, ये टैक्सेबल हो जाएगा एज अ पार्ट ऑफ RFA। कुछ रिकवरी तो नहीं है ना, कुछ रेंट रिकवर करा हो, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं बताया, नहीं। ओके, हाँ, तो उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल देना है, आप सबको ऐड कर देंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलिएगा 50,000 रुपए, और नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC, ये इन्होंने मेंशन करा है, तो नॉर्मल तरीका आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इजी है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, अच्छा कंसेप्ट यहां पे है, वो क्या है, पाटिल ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ही सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हाउस 1 की है, ये हाउस 2 की, ये अपने आप करेंगे, मैं डिस्कशन कर रहा हूं बस आपसे पैटर्न, ठीक है। दोनों घर में क्या डिफरेंस निकल के आया है कि यहां पर हाउस 1 में 9 लाख रुपीस का एक्चुअल रेंट है, एनुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट है, जो भी आप लिखते हैं, तो और यहां पर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब क्या है कि ये हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा और जो हाउस 1 है वो आपका LO लेट आउट है। ओके, नीचे क्या बोलता है, देयर इज एन अनरियलाइज्ड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट 75,000 का, हाउएवर नो स्टेप्स आर टेकन टू मेक द डिफॉल्ट टेनेंट वैकेंट इन द हाउस। जब भी रेंट अनरियलाइज्ड होता है तो सेक्शन 24 में रूल 3 में हमने पढ़ा है, रूल 4 में हमने पढ़ा है कि भाई आपको रेंट नहीं मिला ना, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं मिला ना, तो प्लीज कम से कम पुलिस कंप्लेंट तो करिए, प्रॉपर रूल तो फॉलो करिए, आपने नहीं करा, एम बोल रहे हो कि रेंट नहीं मिला, तो अनरियलाइज्ड रेंट इससे माइनस होता है, कायदे से कितना लिया जाता, 825 लिया जाता एनुअल रेंट, हम उसको कंपेयर करते, लेकिन क्योंकि आपने सही कदम नहीं उठाए तो उसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। बहरहाल ये नॉर्मल सी चीज थी। हाफ ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स नहीं पे करा, म्युनिसिपल टैक्स आधा पे नहीं करा, जितना पे करते हैं उतने को माइनस कर देते हैं। अब इंटरेस्ट इसमें मेन चीज क्या है, वो ये कि क्वेश्चन पूरा का पूरा लगभग आसान है, हाउस प्रॉपर्टी हम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन मजेदार चीज जो यहां पे बोली गई है वो ये कि इस भाई ने 115 BAC ऑप्ट करी हुई है, ये कह रहा है मैं 115 BAC के तहत अपना टैक्स जमा करूंगा। सर स्लैब रेट तो हम लगा देंगे जो भी है, हालांकि टैक्स हमसे पूछा ही नहीं, हमसे तो खाली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पूछी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जैसा मैंने बोला क्लास पूरी आ जाएगी इसकी, बट उससे पहले आप याद रखिएगा, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, 2 कॉलम बनेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे NAV जो भी रिस्पेक्टिव होगी आएगी। आप इंटरेस्ट की डिडक्शन देते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, वो मत दीजिएगा। सर ये कैसी बात कर रहे हो, हाँ जी, 115 BAC अगर कोई ऑप्ट करता है तो ये जो इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की डिडक्शन होती है ये नहीं मिलती, तो इस क्वेश्चन में आपको इस पॉइंट का याद रखना है, बाकी आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो यूजुअल तरीका है, नॉर्मल तरीका है, उसी से होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा श्वेता जी हैं, बिजनेस अपने सेलिंग अपना होम अप्लायंस वगैरह हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है वगैरह वगैरह वगैरह, और नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है
ये बहुत सिंपल, हाउस प्रॉपर्टी के मुकाबले में बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, माफ कीजिएगा पीजीबी के मुकाबले में। ये कह रहे जी नेट प्रॉफिट इतना है और हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करा है, इन सारी ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करने के बाद हमारा प्रॉफिट इतना है, हमें टैक्स देना है, हमें टैक्स देना है। तो क्या इसमें ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड थे या कुछ कंसिडरेशन इसमें देखी जाएगी। इन्होंने एक स्टेशनरी का जो बिल है वो दिखा रखा है, स्टेशनरी का बिल है दिखा रखा है, अच्छी बात है, एक्सपेंस है, लेकिन यहां पर 25,000 रुपए का जो कैश एक्सपेंस था, वो मतलब एक्सपेंस जो 25,000 रुपए का था वो कैश में पे करा है, तो सेक्शन 40A मना हो जाएगा, अलाउड ही नहीं है, सेक्शन 40 के तहत अलाउड ही नहीं है 10,000 से ऊपर का खर्चा। ओके, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, वापस से ऐड बैक होगा, ये वापस से ऐड बैक होगा। ओके, कंट्रीब्यूशन टू द स्टाफ वेलफेयर में ठीक है। आउटस्टैंडिंग जीएसटी, जीएसटी का क्या मतलब यहाँ पे, जीएसटी आपका कोई एक्सपेंस थोड़ी ना, इट इज एन टैक्स, वो ऐड बैक होगा आपका यहाँ पे। इसके अलावा ये कैश, आपके कैशियर ने पैसे निकाल दिए तो ये कोई एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वरना सारे के सारे चोरी ना करवाने लग जाएंगे कैश। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 1.5 लाख रुपए विदाउट डिडक्टिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपको टीडीएस काटना चाहिए था, डेफिनेटली काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा। अब ये बोला नहीं कि इंडिया से बाहर कराया, इंडिया में कराया, तो इंडिया में ही मान के चलते हैं 30% डिसअलाउड हो जाएगा, तो वापस से एड बैक करेंगे 45,000। 70% का खर्चा आप दिखा सकते थे, आपने पूरा 100% दिखाया, तो 30% जो है 45,000 वापस से एड बैक होगा। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर आपने 20% का लगा दिया, 60,000 रुपए, जबकि डेप्रिसिएशन का रेट 15% था, तो 5% की गलती यहां पे करी गई है। तो वो कैसे होगी, आप सिंपल अब यहां पे देखो मैथ्स लगानी पड़ेगी आपको। आप 20% इनटू, सॉरी माफ कीजिएगा, आप इसको कैसे कर सकते हैं, 60,000 इंटू 100/20 इंटू 15%, तो 45,000 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 45,000 रुपए आ रहा है, 45,000 आ रहा है। तो अलाउड था 45, आपने घटा रखा है 60,000, एड बैक हो जाएगा वापस से 15,000 रुपए, 15,000 रुपए का वापस से एड बैक हो जाएगा। ओके, तो गलतियां यही करी हैं आपने, बेसिकली खर्चे खामा खा के दिखा रखे हैं। रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी विच इज क्लेम्ड एज डिडक्शन अर्लियर 15,000 रुपए, एक रिफंड आपका आ गया, हालांकि यूजुअली रिफंड ऑफ इनकम टैक्स वगैरह वो इनकम नहीं मानी जाती, बट द थिंग इज ये कस्टम ड्यूटी का रिफंड है, ये कस्टम ड्यूटी आपने पहले पे करी थी, उसकी डिडक्शन लिया आपने, तो वही अगर रिफंड आएगा तो ये आपकी इनकम माना जाएगा, तो ये 15,000 रुपए भी आपके ऐड हो जाएंगे। ओके, सिंपल लॉजिक, सेक्शन 40 का ही आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिटल गेन का, भाई लड्डू क्वेश्चन, इसको मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं बताने लायक, आपने आंख बंद करके भी आप करोगे तो भी हो जाएगा। 4 लाख रुपए का घर, फेयर मार्केट वैल्यू सर इसको बेस मान के चलेंगे, ऑब्वियसली 16 लाख से चलेंगे, 320 का बेच दिया, 360 का था, 320 का जब मैं 110% निकाल रहा हूं सर, ऑब्वियसली ये कितना आ रहा है, 352 आ रहा है, तो 360 की थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 360 मानी जाएगी। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक, 7 नंबर में वो भी लड्डू क्वेश्चन आपको दे दिया, सो यू कैन अटेम्प्ट दैट। ओके, इसी का बी पार्ट आपका आया है, बोस हैज फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ये लिस्ट दे रखी है आपको, और नीचे बोला गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो स्पेशली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को यहां पे टारगेट करा गया है। ये क्या बता रहा है, बोस हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च वगैरह वगैरह वगैरह, 10% 1 लाख टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड, परचेज बिफोर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा ड्यू डेट पर ही मिलता है। ओके, तो 10% इसका बन जाता है कितना सर, 10,000 रुपए उसकी इनकम होगी, तो इनकम हो जाएगी नील, इनकम हो जाएगी नील, क्योंकि स्पेशली मेंशन करा हुआ है टैक्स फ्री सिक्योरिटीज है। तो यहां पे हालांकि 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए की उसकी इनकम जरूर हुई है, बट वो नील मानी जाएगी, और इसको नोट में मेंशन कर दीजिएगा कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, सारी की सारी एग्जम्पशन हमारी सेक्शन 10 में है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली इस सिक्योरिटी के बारे में सेक्शन 10 में ही लिखा होगा कि ये वाली माफ होंगी। ओके, तो मेंशन कर सकते हैं अपने इंटरप्रिटेशन में। ओके, नाउ 12% 1.5 लाख रुपए लेस टैक्स सिक्योरिटीज, मतलब ये टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट क्या आया कि ये इसने ड्यू डेट से पहले ही बेच दी। अब ड्यू डेट से पहले बेच दी तो ऑब्वियस सी बात है इस पे इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, इसको जिसको बेची होंगी उसको मिलेगा, तो ये भी नील हो जाएगा। सर इसमें ऐसा तो नहीं है वो क्लबिंग वाला के ड्यू डेट से पहले बेची और फिर वापस ले लेगा, देखो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम क्यों लिखें, है ना।
इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड बॉन्ड्स, ये नेट बता रखा है 18,000 रुपए, तो 20,000 रुपए आप लिखोगे। सर ये क्या बात हुई? देखो नेट बोला है ना, इन पे टीडीएस कटता है 10% का, ठीक है। तो हमें टोटल अमाउंट बताना होता है, हमें टोटल अमाउंट बताना होता है। 100/90 करोगे आप, ये 10% का टीडीएस कट के मिली होगी आपको 18,000 रुपए। पॉइंट हमें याद रखना है। तो 20,000 हमें टोटल वैल्यू दिखानी है, हमें टोटल वैल्यू दिखानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम आपका लिस्टेड बॉन्ड, सेम देखो, इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड बॉन्ड है बी लिमिटेड, बता रखा है। तो नेट वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नेट वर्ड। अगेन इसको आप 100/90 करेंगे तो 15,000 रुपए आएगा। ओके, नाउ फैमिली पेंशन 42,000 रुपए की, इसमें हमें क्या नाम है 1/3 की एग्जम्पशन मिल जाती है। तो कितना हो जाता है हमारा 14,000, मैक्सिमम 15,000 तक मिलती है, तो 14,000 लेस हो जाएगा ना, तो ये अमाउंट हमारा आ गया 28,000 रुपए, 28,000। अरे ये दो पैन ही बदल गया। उसके बाद कैश गिफ्ट मिले हैं दोस्तों से, कितने के? आपके 50,000 रुपए के, तो 50,000 रुपए तक का सौदा माफ है, तो नील हो जाएगा हमारा, ठीक है। बैंक का कमीशन है 2% ऑन इंटरेस्ट रियलाइज, तो ये एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। ओके, इन्होंने जितना भी आपका क्या नाम है इंटरेस्ट, बैंक ने जितना भी इंटरेस्ट बनाया, भाई खाते में आता होगा ना इसका, वो कह रहे हैं कि हम 2% का इंटरेस्ट काटेंगे, अपना चार्जेस काटेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरेस्ट किस किस इंटरेस्ट पर आपका बैंक चार्ज अप्लाई होगा, तो वो इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। इन तीन का टोटल, वो टैक्सेबल नहीं है लेकिन मिला तो है ना, वो मिला तो है। तो ये कितना हो जाता है? 10,000 हो जाता है, ये 20,000 था, यानी कि 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितना अमाउंट आ रहा था? 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। तो 15,000 का हमारा हो जाता है कितना परसेंट? 2%, 2%। 900 रुपए का खर्चा दिखा देना भाई, 900 रुपए का खर्चा हमारा यहां पे आ जाएगा। यहां लिख देते 900 रुपए, ठीक है। बस खर्चा है, ठीक है, जोड़ मत देना। टोटल करा हमारा ये मतलब मसला भी हो गया। सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली यहां पे सेट ऑफ ऐसा, जब पेपर का पैटर्न हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि यार मतलब हर चैप्टर को बस कवर कर दिया, थोड़ा थोड़ा जो है हर एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो डाल दो, ऐसा लग रहा है पेपर को देख के। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड इससे ऊपर रखेंगे हम अपनी प्रिपरेशन का। क्या है? सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी है 60,000 रुपए, लॉस हो गया कोयम्बटूर में हमारा 2,80,000 रुपए। तो इस सिचुएशन में इसको हम जोड़ देंगे। सब ठीक है जी, कोई दिक्कत? क्या चाहिए निकाल लीजिए। आपके प्रिय दोस्त शिवम जी आ गए यहाँ पे बीच में, देखो डिस्टर्ब करने मुझे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हमारा ये आ गया, जैसे हम बात कर रहे थे, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 2,20,000 रुपए का लॉस आ रहा भैया। ये कौन सी सर? इंट्रा हेड हो गई। ओके, प्रॉफिट रिटेल बिजनेस का, लॉस डेरिवेटिव का। ये नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, एडजस्ट नहीं होंगे आपस में, एडजस्ट नहीं होंगे। बॉट फॉरवर्ड लॉस है आपका होलसेल बिजनेस का 50,000 रुपए का। पहले हमने इसको क्या नाम है बंद कर दिया था। बड़े सिंपल हो गए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, देखो इसको तो बड़े आसानी से कर लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लिख लीजिए 2,20,000 ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, लॉस है तो ये क्लब नहीं हो सकता, इसको तो घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है बेचारे को। उसके बाद आपका बिजनेस लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है, ठीक है, 3,50,000 का, 3,50,000 रुपए का। ओके, प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस और बॉट फॉरवर्ड लॉस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो सर बस हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट हो सकता है, वी नो दैट। सर STCL बचा है मेरे पास, और इसको भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती है, नहीं जाएगा। सो इट्स वेरी इजी यार, क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा सीधा बन गया आपका, क्या हो ही नहीं सकता इसमें कुछ बेचारे में। ये सिचुएशन है, ये हाउस प्रॉपर्टी 20,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस नहीं एडजस्ट हो सकता 60,000 रुपए, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। 3,50,000 में से 2 लाख का आपने एडजस्ट कर दिया, और कुछ पुराने बिजनेस का जो लॉस था वो कितने का था? 50,000 रुपए, वो भी एडजस्ट कर देना, 50,000 रुपीज। ओके,
प्रेजेंटेशन आपने रखनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रेजेंटेशन की एक क्लास आपका सिलेबस थोड़ा सा कवर हो जाए, जब हम करीब पहुंचेंगे मैं प्रेजेंटेशन की भी एक क्लास आप लोगों के साथ ऐड करूंगा। ओके, सो इसको जरा सॉल्व कर दो। सर 1 लाख रुपए रह गया, बचा क्या? कुछ भी ना बचा भाई के पास। ये टैक्सेबल इनकम है, बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड है, बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड है। ओके, चलो भैया आगे चलो। पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सैलरी कंप्यूटेड है, डिडक्शन वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये भी अप्लाई करेंगे। डिडक्शन पे मैं फोकस करता हूँ मेन आपका। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा दिया है यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ सम एश्योर्ड इतना है, और इसमें 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 दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पे कुछ आगे बताया नहीं, पता नहीं सेंटेंस मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, तो छोड़ देते हैं। जब आपका क्या नाम है एग्जाम आएगा, सॉरी सॉल्यूशन आएगा, उसके हिसाब से देखेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है हेल्थ ऑफ द स्पाउस 30,000 रुपये। सर हम जानते हैं 25,000 अलाउड होगा, क्योंकि एज नहीं बताई। नहीं, दास साहब 62 साल के है ना, और स्पाउस के लिए 30,000 का प्रीमियम पे करा है, तो दास साहब, और ये देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। दास साहब खुद सीनियर सिटीजन है, तो दास जी और मिसेस दास जी दोनों की लिमिट 50,000 हो गई, तो 30,000 की मिल जाएगी। एक्सपेंसिव और हॉर्स रेसेस, तो क्या करूं मैं उसका? कुछ नहीं होगा, 28,000 रुपये टैक्सेबल होगा, ठीक है, हम जानते हैं। नॉट ऑप्टेड, ओके दैट्स इट। एक ये थ्योरी वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में 7 नंबर का डिफरेंस पूछा है, तो ऐसी थ्योरी नहीं आएगी, इससे टफ आएगी, ठीक है, इससे टफ आएगी, सीधी सीधी बात याद रखिएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। मिस्टर राव ऑफ तेलंगाना प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। हमें इनकी एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है, और हमें बताना है कि कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि इसमें आप लोगों ने अगर देखा होगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाईज, पहले ही पॉइंट में इंटरस्टेट सप्लाई बता रहे हैं, तो आधा क्वेश्चन तो हमारा यही क्वालिफाई हो गया कि यार ये नहीं ले सकते कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आपको इंट्रास्टेट सप्लाई करनी होती है। तो पहली बात तो डिस्क्वालीफाई यही हो गए। अब मुद्दा है एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का, तो ये जुड़ेगा ऑब्वियसली, हम जानते हैं। वैल्यू ऑफ इंट्रा भी जुड़ेगी, एग्जेम्प्टेड भी जुड़ेगी, ये सारी की सारी आपकी जुड़ती हैं। इसके अलावा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट भी जुड़ेगा, ठीक है। हाँ, इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज वाली जो है वो नहीं जुड़ती हैं। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट 5 लाख रुपए, ये भी जुड़ेगा। ओके, ये ऑल दो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के एम्बिट से बाहर रखा हुआ है, इसको पूरा का पूरा बाहर रखा हुआ। बट जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं ना, तो ये उधारी वाला काम, माइक्रो फाइनेंसिंग का काम एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाएगा। ओके, तो अब जरा टोटल जोड़ लो, 125 70 आपका कितना हो गया, तो 145 आ रहा है मेरे ख्याल से, 145 नहीं 150 आ रहा है, 150 आ रहा है, एग्जैक्ट 150 आ रहा है। दोनों ही मैनर में, दोनों ही तरीकों से क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। पहली लाइन में ही नहीं हो रहे हैं, इंटरस्टेट सप्लाई बोल दिया तो कैसे हो जाएगा? तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा इनके लिए। इसके बाद ये टाइम ऑफ ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ गया। ट्रिप्स वाला क्वेश्चन आप लोगों को हमने जो डे सीरीज करी थी, टारगेट सीरीज, उसमें पहली क्लास में वैल्यू ऑफ सप्लाई में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हमने सेक्शन 15 पूरा का पूरा खोल के रख दिया था। ट्रिप्स है ना, ट्रिप्स याद है नहीं? ट्रिप्स जो है वो जुड़ते हैं, ठीक है। टैक्सेस हो गए, लोकल टैक्सेस वगैरह, रेसिपिएंट से जो खर्चा हमने रिकवर करा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे आ गए, आपका सब्सिडीज इसके अंदर आ गई, और पी थे आपका पेमेंट, लेट पेमेंट वगैरह अगर कुछ हुई है तो ये लिस्ट प्राइस है, ये सारे के सारे खर्चे एडजस्ट करे हैं लिस्ट प्राइस में। गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है वो अलाउड होती है, तो नॉर्मल का आपने अच्छा करा माइनस कर दिया। सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा अलाउड नहीं होती, तो एस सब्सिडी ये जुड़ेगा इसमें। डिस्काउंट आप माइनस कर सकते हो। लोकल टैक्सेस आपको ऐड करने होंगे, इंक्लूसिव में आता है। पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, पूरा का पूरा सेक्शन 15 का एक ही क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे। तो नहीं आएगा इतना सिंपल, मैं टफ दूंगा, मैं बनाऊंगा पेपर थोड़ा टफ बनाऊंगा, ऐसे कि थोड़ी ना मजा आएगा। ये सिंपल जीएसटी कंप्यूटेशन वाला आ गया क्वेश्चन, और एक आपका क्या नाम है, ये कस्टम का क्वेश्चन आ गया। कस्टम के लिए तो मैंने बोला एक सीरीज अलग से हम पूरी की पूरी डालेंगे। तो नेट कितना पे हो सकता है जरा निकाल लेते हैं। तो भैया यहाँ पे नेट इनका 2 लाख बचा है ना, 2 लाख एडजस्ट करने के बाद 2000 माफ कीजिएगा, ये 14,000 बनता है। और इसमें अभी भी आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है कितना,
13,000 रुपये, 13,000 रुपीज़ है ना, 13,000। तो इसका क्रेडिट आप यहाँ ले सकते हो 2,000 रुपये का, बाकी यहाँ ले सकते हो। तो IGST बचेगा आपका, कितने का बचेगा? 3,000 रुपये का आपको SGST पे करना पड़ेगा। सेक्शन 49 का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमारा। तो बताओ कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, इससे ऊपर रखेंगे यार पेपर। अभी सीरीज हमारी चल रही है, इससे अच्छे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे। सो एनी क्वेरी, कोई डाउट आपका होगा तो प्लीज़ मेंशन करिएगा। और यस ऑब्वियसली नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उसमें हम मिलते हैं, कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ टेक